सही में इस बार महागठबंधन बहुत मजबूत है और एनडीए को टक्कर देने के लिए तैयार है? ये महागठबंधन इस बार ही नहीं 2020 में भी मजबूत था। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सीट्स आए थे और जो डिफरेंस था वोट का बिल्कुल, बहुत कम वोटों बहुत का कम अंतर था। था। 12,000 इसीलिए हाँ, मात्र बिल्कुल। था जो महागठबंधन। तेजस्वी यादव खुद बार बार कहते हैं कि 12,000 का डिफरेंस था, नहीं तो अच्छा, मुकेश मुख्यमंत्री। सहनी भी ये कहते हैं कि 2020 में अगर तेजस्वी यादव के साथ हम होते तो हम उनको सीएम बना दिए होते। हाँ, तो इस बार तो वो भी साथ हैं। वो इस बार साथ बिल्कुल, हैं, तो ये प्लस पॉइंट इस बार है। और इस बार देखिए हर कोई मजबूती से मैदान में उतरा है और तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर भी रहा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी इस बार बिहार में एक्टिव हैं। बिल्कुल 2020 के विधानसभा चुनाव हमें ये देखने को नहीं मिला था कि मतलब तेजस्वी यादव विधानसभा जा रहे हैं, साथ में मुकेश, मतलब अकेले वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। बिल्कुल हाँ, इस बार तो हाँ 243 विधानसभा अकेले घूम अकेले रहे थे, उन्होंने घूमा हर है। जगह प्रचार किया था। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी है, ये महागठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है। क्या मुकेश सहनी अपनी बात को मनवाने में सक्सेसफुल रहे या आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर जो उनकी इच्छा थी वो उन पर थोप दी? तो ये नहीं, हाँ। यहाँ पर राजद को तो कोई थोप नहीं सकता है, चाहे वो कांग्रेस थोपने की कोशिश करे या फिर मुकेश सहनी थोपने की कोशिश करे। क्योंकि एंड ऑफ द डे होता क्या है, जब हम विचार करते हैं, बात करते हैं, एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वोट बैंक किसके पास ज्यादा है। बिल्कुल, वोट जातीय बैंक, समीकरण हाँ, कौन साध पा रहा जाति है? समीकरण कौन हाँ। साध पाता है, वोट बैंक किसके पास है, रिजल्ट कौन दे पा रहा है, और विधानसभा में नंबर ऑफ सीट्स किसके ज्यादा हैं, वो मैटर, वो डिफर करता है। महागठबंधन मतलब लालू प्रसाद यादव। महागठबंधन में 66 सीटों पर कांग्रेस की बात लगभग बन गई है। 66 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, किसको कहां से टिकट दिया जाएगा, और राजद के जो सीट हैं वो कांग्रेस के भी पाले में आने की संभावना है। और भी कई जो दल जुड़ने वाले हैं, इसका हमने पहले जिक्र कर दिया है और भी खबरों में। इसमें भी बताएंगे कौन कौन से दल जुड़ने वाले हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में इस वक्त चुनावी हवा काफी जोरों से बह रही है, तो आज हम नब्ज टटोलेंगे इंडिया गठबंधन में लगभग जिन पार्टियों की एंट्री अब तय है उन पार्टियों के बारे में। हम बात करेंगे वीआईपी, जेएमएम और लोक जनशक्ति पार्टी पारस, इन 3 पार्टियों के बारे में। लगभग इनकी एंट्री जो है वो इंडिया गठबंधन में तय मानी जा रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस राजनीतिक मंशा से ये 3 पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगी, क्या वो राजनीतिक मंशा यहाँ पूरी होगी और क्या इंडिया गठबंधन इनको सम्मानजनक सीट देगी और इनके आने से आगामी विधानसभा चुनाव में जो जातीय समीकरण है वो सध पाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशाल हमेशा ग्राउंड जीरो पर राजनीतिक मुद्दों को कवर करते हैं। तो विशाल से पहले जानेंगे कि वीआईपी पार्टी जो है उसकी मंशा क्या है और उसका राजनीतिक भविष्य इंडिया गठबंधन में क्या है। विशाल, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। तो हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब इंडिया गठबंधन में लगभग वीआईपी की जो एंट्री है वो तय मानी जा रही है। वीआईपी यानी मुकेश सहनी, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और बड़े दावे करते हैं कि मुकेश सहनी जिस तरफ रहेंगे सरकार उसी की बनेगी। अब जो मुकेश सहनी का बड़ा बयान तमाम मीडिया के सामने आता है कि उनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए और 60 सीट चाहिए, तो क्या इंडिया गठबंधन में जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो पूरी होगी? अब बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है और ख़ास तौर पर मुकेश सहनी की अगर आपने चर्चा की है तो मुकेश सहनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ही वो राजनीति में आए हैं। पहले वो तो जिस तरीके से सेट डिजाइनर थे, मुंबई में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। उसके बाद 2018 में जब उसकी राजनीतिक तौर पर एंट्री होती है, फिर अपनी पार्टी का गठन किया उन्होंने। उसके बाद विधानसभा चुनाव में लड़ा, फिर कभी भाजपा के साथ रहे, पहले तो राजद के साथ, महागठबंधन के साथ, फिर अचानक से एंड टाइम पर छोड़ करके चले गए, एनडीए के पार्ट हो गए। फिर उसके बाद देखिए अब आए हैं महागठबंधन के खेमे में। तो अब अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरे करना चाहते हैं वो मुकेश सहनी इस दल में। पहले से वो जब शामिल हुए तो तय था लगभग कि जो उनका जो वोट बैंक है लगभग 3 से 5% मल्ला का जो वोट बैंक है
उसको वो एक कैश कराने की कोशिश करते हैं जहां भी विशाल, जाते यहाँ हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, लेकिन मुकेश सहनी जो है वो 10 से 12% जो है उसका दावा करते हैं कि बिहार में जो मल्ला समाज है उनका वोट 10 से 12% है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो दावा करना और हकीकत में दोनों अंतर होता है। दावा हर दल कहता है, जिस तरीके से आपको पता हो कि 2023 में जब जाति आधारित बिहार गणना हुई तो हर कोई जो दल है, हर कोई जो नेता है, वो कहता है कि मेरा जो जनसंख्या है उसको कमाया गया, घटाया बिल्कुल, गया, बिल्कुल। हमारी आबादी इतनी है, हमारी आबादी जनसंख्या इतनी है, हमारा कमतर कम कर दिया गया। बिल्कुल। कोई ऐसा पार्टी दल नहीं है जो ये कहेगा कि हमारी जनसंख्या कम ही है। बिल्कुल। और इतना ही है। जब यादवों को सबसे बड़े जो है जनसंख्या वाले जात में रखा गया था, तो इसको लेकर भी जो है तमाम बातें हैं वो सामने यादव आई थी। नेता भी खुल के सामने कि बिल्कुल, नहीं, हाँ। 14% नहीं, और भी हम हैं, 19% के लगभग हैं। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर आंकड़े हैं तो हम तो उसी को कोट करेंगे ना। बिल्कुल। तो साफ तौर पर मुकेश सहनी महागठबंधन का एक अहम हिस्सा है। आपने देखा होगा 2025 के लोकसभा चुनाव के माफ कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान तेजस्वी यादव के साथ किस काफी, तरीके से हाँ, बिल्कुल। चुनाव प्रचार किया, हेलीकॉप्टर से जाना हो, साथ साथ में प्रचार करना हो, एक अहम जिम्मेदारी भागीदारी के तौर पर दो जोड़ी सामने आया और था। अपने आप को बड़ा और छोटे भाई की भूमिका में भी बिल्कुल। बताते रहे। बिल्कुल। और हेलीकॉप्टर से दौरा भी किया, खूब जीत हार तस्वीरें भी। हाँ, जीत हार तो चुनाव का एक मामला है, वो जीत हार तो लगा रहता है चुनावी राजनीति में, लोकतंत्र में। लेकिन जिस तरीके से दोनों मिलकर के प्रचार प्रसार किया, दोनों साथ में रहे, एकजुट दिखाने की कोशिश जो किए, वो एक मैसेज गया दोनों में। और मल्ला वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं जो राजद के पाले में है या फिर महागठबंधन को उन्होंने वोट किया है 2024 में, तो साफ तौर पर उसका एक झलक रिजल्ट निकल करके सामने आया। 8 से 9 सीटें महागठबंधन के पाले में आया है। और जिस तरह से आरजेडी जो है अपने आप को यादव और मुस्लिम की पार्टी कहती है, वहाँ एक और भी मुकेश सहनी का जो है वो बयान आया था कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला। तो ये भी जो है बड़ी नारेबाजी हुई थी और कहीं ना कहीं से आरजेडी को मल्लाहों का साथ भी मिला था। वो भी जो तमाम आंकड़े निकल कर सामने आए थे। ये आपने याद दिलाया कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, जी। तो इसके एक और मायने हैं। रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, तो उसको लेकर के भी कहा जाता है कि ऊपर आसमान नीचे पासवान। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव ने एक रैली में इस तरीके से कहा था जब हेलीकॉप्टर से रामविलास पासवान उस चुनावी रैली में उतर रहे थे। तो ये तमाम सारी बातें, लेकिन हम पॉइंट पे, मुद्दे पे आते हैं जो आज का हमारा मुद्दा है, मुकेश सहनी को लेकर के है। मुकेश सहनी मल्ला वोट बैंक को साधने का प्रयास, और जिस तरीके से महागठबंधन का एक हिस्सा, वो मजबूत साथी रहे हैं तेजस्वी के साथ, वो बड़े भाई छोटे भाई का उनका एक संबंध है। बिल्कुल, तो अब वो 60 सीट का जो डिमांड कर रहे हैं, हाँ। कितना वो डिमांड उनका पूरा होगा नहीं होगा, वो तो अपकमिंग डेज में जब जैसे जैसे महागठबंधन की जो बैठक है वो बैठक होगी उसमें क्लियर होता जा रहा है। लेकिन बीते दिनों हमने जब महागठबंधन के बैठक को कवर किया था, जिसमें कि 1 to 1 तेजस्वी यादव सबसे बात कर रहे थे। पहले जो बैठक शुरू हुई, जो 12 बजे से 1 बजे के बीच में बैठक शुरू हुई, जिसमें कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के प्रदेश माफ कीजिएगा कांग्रेस प्रभारी बिहार पहुंचे थे तेजस्वी यादव के, उसके साथ में राजेश राम जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे थे। लगभग 2 से ढाई घंटे तक दोनों के साथ बातचीत हुई। और उधर महागठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन है तेजस्वी यादव के साथ में थे संजय यादव, जो मुख्य रणनीतिकार राज्यसभा सांसद हैं, वो राजद की ओर से तरफ से। तो उनके बीच में पहले 1 to 1 बातचीत हुआ कि कांग्रेस जो डिमांड कर रहा है 70 से 80 सीट, जी हाँ, ये बड़ा डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड है ये। और कांग्रेस इन दिनों अति उत्साह में है। उत्साह है, बिल्कुल। दरअसल उत्साह इसीलिए भी है, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो लोगों का जन समर्थन मिला, ये ऑक्सीजन का काम कर गया। बिल्कुल, जो उनके मृत प्राय कहें उनके कार्यकर्ता हो गए थे, जो उनका जो वोट बैंक है, जो कोर वोटर है, कहीं शिफ्ट कर गया था, कहीं और चला गया था, वो बीजेपी के वोटर हो गए थे या फिर किसी और पार्टी के वोटर हो गए थे, उनको जगाने का प्रयास किया गया है राहुल गांधी के जरिए। और ये बिहार भी में कहा जा रहा था कि जो बिहार में कांग्रेस है वो लालू यादव के बैसाखी पर जो है कांग्रेस पिछलग्गू हाँ, कहा जाने बिल्कुल, लगा था। बिल्कुल। देखिए, हाँ, एक तरह से ये तो सच्चाई है, कोई नकार नहीं सकता है। बिल्कुल। सच्चाई है इसमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिहार में महागठबंधन में जो वर्चस्व में है, जो कि पावर में है, वो आरजेडी है।
महागठबंधन में है। और मुझे लगता है कि फ्रंट तमाम जो फॉर्मूले हैं उसका भी जो सेटिंग है वो कहीं ना कहीं से आरजेडी की तरफ से ही होकर आता राजद है। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी करते हैं। कई बार कई विश्लेषण में कई पत्रकार ये कहते नजर आते हैं कई विश्लेषण में कि महागठबंधन मतलब लालू प्रसाद यादव। महागठबंधन में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लेंगे। चाहे भाकपा माले को टिकट देना हो, कितना टिकट का बंटवारा किया जाएगा, चाहे कांग्रेस को राज्यसभा से कौन जाएगा या फिर कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी। यहाँ के नेताओं से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बात नहीं करते हैं। वो सोनिया गांधी से बात करते हैं या खड़गे से बात करते हैं या फिर राहुल गांधी से बात होती है। तो यहाँ के नेता इससे पहले जो रहे हैं तमाम प्रदेश अध्यक्ष, वो बस एक उनके मुखौटा के तौर पे हो या फिर उनके संदेश वाहक के तौर पे होते हैं। राजद सुप्रीमो का संदेश लेकर दिल्ली जाते हैं, फिर वहाँ पर बात होती है, फिर लालू प्रसाद यादव और फिर सोनिया गांधी के बीच में बात होती है, फिर फाइनल डिसीजन होता है। तो हम मुद्दे पर आते हैं। तो उस दिन हमने जो देखा जो समझा जो और जो पर्दे के पीछे कहानी चल रही है उस पर भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। पहले तो घंटों बैठक हुई तेजस्वी यादव, संजय यादव और साथ में कृष्णा अल्लावरू और फिर राजेश राम की कितनी सीटों पर बात बनी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तमाम मुद्दे उसमें थे। और कहा जा रहा है कि 66 सीटों पर कांग्रेस की बात लगभग बन गई है। 66 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, किसको कहां से टिकट दिया जाएगा, और राजद के जो सीट हैं वो कांग्रेस के भी पाले में आने की संभावना है। और भी कई जो दल जुड़ने वाले हैं, इसका हमने पहले जिक्र कर दिया है और भी खबरों में। इसमें भी बताएंगे कौन कौन से दल जुड़ने वाले हैं। तो कांग्रेस को लेकर के स्पष्ट है, पहले कांग्रेस से बात किया, फिर उसके बाद जब घंटों बात हो जाती है कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के नेता निकल जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद मुकेश सहनी की एंट्री होती है। अच्छा, ये 1-to-1 चल रहा था। उसके बाद मुकेश सहनी की एंट्री होती है। मुकेश सहनी भी लगभग 1.5 से 2 घंटा अंदर में बातचीत करते हैं तेजस्वी यादव से, साथ में संजय यादव से। तो स्पष्ट लगभग हो गया है। एक सामंजस्य बनाने की कोशिश, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, कोऑर्डिनेट करके सबको साथ में चलना है, ये लगभग तय हो गया है कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। बस एक आधिकारिक तौर पर अनाउंस होना बाकी है कि क्या कुछ। लेकिन सीटों का जो खींचतान है वो लगभग तो होता रहेगा आखिरी दिनों तक। लेकिन सब कुछ अभी जो बताने की, समझाने की कोशिश की जा रही है जनता में या फिर मीडिया में कि ऑल इज वेल, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ जो जनता जानना चाहती है वो ये है कि क्या मुकेश सहनी अपनी बात को मनवाने में सक्सेसफुल रहे या आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर जो उनकी इच्छा थी वो उन पर थोप दी। तो ये नहीं, यहाँ पर राजद को तो कोई थोप नहीं सकता है। चाहे वो कांग्रेस थोपने की कोशिश करे या फिर मुकेश सहनी थोपने की कोशिश करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे होता क्या है, जब हम विचार करते हैं, बात करते हैं, एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वोट बैंक किसके पास ज्यादा है। बिल्कुल, वोट बैंक समीकरण कौन साध पा रहा है, जाति समीकरण कौन साध पाता है, वोट बैंक किसके पास है, रिजल्ट कौन दे पा रहा है, और विधानसभा में नंबर ऑफ सीट्स किसके ज्यादा हैं, वो डिफर करता है। तो जिसके कारण कोई किसी पर इस तरीके का दबाव नहीं बन हो सकता है। देखिए कि अति उत्साह में कांग्रेस कहे कि मुझे इतना सीट चाहिए, तो वो ऊपर नीचे करके, क्योंकि सबको गठबंधन में रखना है, किसी को नाराज नहीं कर सकते। तो ये जो वीआईपी का दावा है कि वो 60 सीट चाह रही है, तो क्या मुकेश सहनी का ये दावा सही में हकीकत रूप में बदलेगा या उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? हकीकत रूप में बदलेगा नहीं बदलेगा ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन दावा हर कोई कर सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं दावा करेगा? जिसकी भी पार्टी रहेगी वो दावा करेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव से हमने कहा है कि 60 सीट हमें दीजिए। कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मेलन में ये बातें आई थी कि 60 सीटों पर हम तैयारी, लगभग 120 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रहे हैं, 60 सीट हमें मिलनी चाहिए। ये सम्मेलन में, कार्यकर्ता सम्मेलन में बात हुई थी। और डिप्टी सीएम साथ में, डिप्टी सीएम वो बार कहती पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम इस बार बनेगा। हर कोई कार्यकर्ता हो या फिर नेता, हर कोई चाहता है कि भाई हम सीट होल्ड करें, अच्छा बड़ा सीट होल्ड करें, अच्छा पावर ऑफ पोजीशन लें, सत्ता में आए, क्योंकि वो महागठबंधन का भी हिस्सा है। वो चाहते हैं कि इसमें अच्छा मुझे पैकेज मिले, अच्छा मुझे नेता बनने का अवसर है। अगर एनडीए में रहते तो उनको क्या सीट मिलता? 4 से 5 सीट मिलता। एनडीए में जिस तरीके से उनके साथ सुलूक किया गया, वो अब गलती से भी वो गलती नहीं करना चाहेंगे। तो मतलब अब इस पर एक विराम चिन्ह, फुल स्टॉप लग गया है कि मुकेश सहनी एनडीए में
नहीं जाएंगे, क्योंकि आए दिन ऐसे खबरें आती रहती हैं। मुकेश सहनी जो है वो दिल्ली निकले एनडीए के नेताओं से मिलने, उनको फोन कॉल्स आ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन अब इस पर फुल स्टॉप लगभग देखिए, लगता जा रहा है। फुल स्टॉप पूरे तरीके से नहीं कहेंगे। अच्छा, इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है। राजनीति में आपको और लोगों को लगता है कि नेताओं के बीच में एकदम पूरा कटुता चल रहा है, नेताओं के बीच में पूरा एकदम बयान चल रहा है, तीर पे तीर मारे जा रहे हैं, दिन रात खबरों में देखते हैं। लेकिन वही नेता पता चलता है कि डिनर कर रहा है, अचानक से दोनों के दिल मिल गए, दोनों का गठबंधन हो गया, दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, दोनों को एक दूसरे को भाई बता रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना, फुल स्टॉप लगाना जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम विश्लेषण करते हैं तो पुरानी बातों को सोचते हैं, समझते हैं, उस पर गौर करते हैं कि उनके साथ पुरानी चीज़ें कैसी हुई थी, फिर से हो सकता है, फिर से अगर ऐसा करेंगे तो वो जा सकता है। लेकिन अभी मोटा उसको ऐसा कुछ मिलने नहीं जा रहा है वहाँ लेकिन पर। एक दरवाजा तो उन्होंने खुला रखा है कि भाई आरक्षण देंगे तभी हम सपोर्ट करेंगे, मोदी जी का गुणगान करेंगे। हाँ, मोदी, हम किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार है, बशर्ते वो हमारे मल्लाह समाज को जो निषाद आरक्षण की बात करते हैं, तो उन्होंने अपना दरवाजा भी खुला रखा है कि वो कौन देगा निषाद आरक्षण की जो बात करे, कौन देगा? बिहार सरकार तो नहीं देगा। नहीं, क्योंकि बिहार सरकार ने अनुशंसा करके उसको केंद्र को भेज दिया था। ये वो कौन करेगा? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, तो मोदी सरकार करेगी। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाने वाली बात नहीं, दरवाजे दिल के हो या फिर राजनीतिक हो, दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो उनके साथ क्या हुआ था, 4-5 विधायक जीत करके आए थे, चारों को उन्होंने तोड़ लिया। ये खुद इनको एमएलसी बनाए गए थे, एमएलसी बना करके किस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ दिया, विधायक ले लिए। इनके विधायक तो थे ही नहीं, वो तो बीजेपी के विधायक थे, तो अपने विधायक उन्होंने ले लिए, बस इनके सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। लेकिन एक तो होता है कि भाई हमारे लोग नहीं थे, आपके लोग थे, सिंबल हमारा था। लेकिन संवैधानिक तौर पर जो बातें हैं, हमारे दल के लोग थे, तो उनको आपने छीन लिया, तो फिर आप पर भरोसा कैसे करें? और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी लगभग हर राजनीतिक सम्मेलन में, कार्यकर्ता सम्मेलन में कहते हैं कि अब हम एनडीए में नहीं जाएंगे क्योंकि एनडीए ने हमारे साथ धोखा किया है। जी, तो ये हम बात मुकेश सहनी की कर रहे थे, जिनकी अब महागठबंधन में एंट्री हो चुकी है और सम्मानजनक सीट देने की बात हो रही है, बातें चल रही हैं, आने वाले समय का इंतजार करना होगा। और डिप्टी सीएम को लेकर के जहां तक बात सामने है, तेजस्वी यादव ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कह दिया था कि देखिए, जब सब मिल करके बैठकर बात करेंगे, बैठक होगी तो इसमें क्लियर होगा, और जब रिजल्ट सामने आएगा तो उसमें भी क्लियर हो सकता है 4 डिप्टी सीएम भी बने, कोई गारंटी नहीं है। चुनाव के बाद किसको कितनी, अभी एनडीए के दरमियान आप देख पा रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम है, बिल्कुल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो महागठबंधन की जब सरकार बनती है तो 4 बन जाएगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी चीजें किसको कितनी सीटें आई हैं और वो चुनावी रिजल्ट के इट्स डिपेंड ऑन सीट, नंबर ऑफ सीट्स। बिल्कुल, तो ये डिप्टी सीएम वाली बात होगी कि डिप्टी सीएम वही बनेगा जो मिल बैठकर बातें होगी, फिर नंबर ऑफ सीट जिसका ज्यादा आएगा। अच्छा, एक बात विशाल आपसे और जानना चाहेंगे, मुकेश सहनी के इंडिया गठबंधन में आने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, इसमें कहीं से कोई संशय है, या फिर थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर जो है वो होगा? क्योंकि बड़े दावे मुकेश सहनी करते हैं कि जिस तरफ हम जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। देखिए, ये दावे भले कुछ भी करे, सरकार बनेगी, ये गिरेगी, ये तो अलग बात है, लेकिन ये इसमें कोई संशय नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं कि उनके साथ कोर वोटर, उनका जो वोटर है मल्ला नहीं है, उनके साथ है वोट बैंक उनके साथ। अगर हम फील्ड में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये जो मछुआरा समाज से आने वाले हैं, मल्ला समाज से आने वाले हैं, वो मुकेश सहनी को नेता मानता है, क्योंकि उनके समाज में और कोई सहनी टाइटल वाला नेता है, उनके समाज में है, लेकिन इस पावर होल्ड करने वाला नहीं है। वो छोटे छोटे कहीं किसी दल भाजपा में है या फिर आरजेडी में है, वो एक मंत्री के लायक है, किसी बड़े पावर होल्ड नहीं, उनका पार्टी नहीं है, वो मुख्यमंत्री वाला ओहदा नहीं रखते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ये भी कहते हैं कि हमारे पार्टी के नेताओं को बीजेपी ने लालच देकर सेंट्रल में मिनिस्टर बना दिया, लेकिन कोई भी नेता निषाद आरक्षण की बात नहीं करता। तो कहीं ना कहीं से जो की पॉइंट है मुकेश सहनी के लिए वो निषाद आरक्षण है, बिल्कुल, जिसके बदौलत वो राजनीति कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी का स्टैंड अब क्लियर है कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, और जो सीट्स है उस पर बातचीत जारी है, और मुकेश सहनी सहमति भी लगता है कि वो दे देंगे, क्योंकि अपनी तरफ से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एनडीए में नहीं जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है
वो तो जो है वो अभी तक जो क्लियर नहीं है। आपने सही कहा कि भाई कोई किसी का दुश्मन और दोस्त राजनीति में नहीं राजनीति में तो दरवाजे खुले ही हाँ, रहते हैं, कोई बिल्कुल किसी खुले का रहते दोस्त हैं। नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होते। ये तो समय का और राजनीति का सारा खेल है कि भैया कौन कब दोस्त हो जाए, कौन कब बिल्कुल। दुश्मन हो जाए। ये सारा खेल राजनीति का है। तो चलिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के बाद अब बात करेंगे पशुपति कुमार पारस, जो लोक जनशक्ति पार्टी पारस के नाम राष्ट्रीय लोक से, जनशक्ति हाँ, पार्टी के राष्ट्रीय बिल्कुल। अध्यक्ष हैं वो। इसके पहले एनडीए में थे और मोदी के गुणगान में बड़े कसीदे पढ़ा करते बिल्कुल। थे। पारिवारिक विवाद में कहीं ना कहीं से अब जो है वो छिटक गए और फिलहाल कुछ दिनों पहले लालू यादव से मुलाकात की और कहीं ना कहीं से उनकी भी एंट्री अब महागठबंधन में लगभग फाइनल जो है वो मानी जा रही है। तो इस विषय पर भी आपसे जानना चाहेंगे विशाल कि पशुपति कुमार पारस के आने से महागठबंधन को जो जातीय समीकरण है, जो आप कह सकते हैं कि पासी समाज है ना, पासवान समाज है, उसको कितना ये साध पाएंगे? क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा था उसको लेकर भी पशुपति कुमार पारस लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते आए थे। पहले उनका राजनीतिक स्टैंड क्लियर नहीं था, लेकिन अब लगभग जो है वो क्लियर है। तो पशुपति कुमार पारस के एंट्री से इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन को मजबूती मिले न मिले, लेकिन वो एक सिंबॉलिज्म है कि हमारे साथ इतने गठबंधन हैं, हम इस नेता को जोड़ रहे हैं। क्योंकि राजनीति जो होती है सिंबॉलिज्म की भी होती है। हम भले वो, क्योंकि महागठबंधन में भी देखेंगे, मतलब सॉरी एनडीए में भी देखेंगे तो जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, कुशवाहा के नेता, कुर्मी कुशवाहा के नेता तो नीतीश कुमार हैं, माना तो जाता है, लेकिन सिंबॉलिज्म के तौर पर अन्य दलों को तो जोड़ा जा रहा है। और बिहार के जनता को ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हमारे साथ इतने गठबंधन के नेता हैं, ये इस समाज के हैं, ये इस समाज के हैं, तो उस समाज के लोग क्यों वोट करेंगे? तो ये भी इसी क्रम में है। महागठबंधन में जब वो आएंगे तो कहा जाएगा कि पासवान के बड़े नेता हैं, हाँ। पासवान समाज इनसे जुड़े हुए हैं, ये समझाने की कोशिश करेंगे जनता को। अच्छा, वो रामविलास पासवान को जो है अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं, कहते वो हमारे हम ही उनके असली जो है वो वारिस हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये जो बातें वो हमेशा कहते हैं, तो पासवान समाज तो चिराग पासवान के साथ दिखता है। इनकी जो भूमिका है, क्या इस पर आपको डाउट है कि ये सिर्फ बड़े दावे करते हैं, इनके पास वोट नहीं है, या क्या ज़मीनी हकीकत है? वारिस की जहाँ तक बात की जाए तो वारिस खून का रिश्ता से होता है। बिल्कुल। हमारे भारतीय समाज में वारिस खून का रिश्ता से, अगर बेटा है तो बेटा ही वारिस बनेगा, पूरी जायदाद का, पूरी संपत्ति का, पूरे राजनीतिक का। तो ये तो अलग बात है, वो अपने मुंह से कुछ भी कह ले, क्योंकि उनका भाई है, वो कहेंगे कि हम राजनीतिक तौर पर उनके वारिस हैं। जब हर कोई जान रहा है कि उनका बेटा चिराग पासवान है और वो पावर होल्ड कर चुका है, वो फिर अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर चुका है कि पासवान समाज के जो वोट बैंक हैं, जो युवा हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन ये भी बात है, जो पासवान समाज उनसे नाराज है, वो इनके साथ आएंगे। जो जिसको लग रहा है कि वहाँ पर हमें जगह नहीं मिल सकती है, जगह हमारे लिए नहीं है, वो इनके साथ आएंगे। तो क्योंकि 100% कभी कोई किसी का वोट नहीं होता है। जैसे अगर किसी का 6% आबादी है उस जनसंख्या में, तो 6% वोट करेंगे नहीं, पूरा का पूरा उसमें 50% वोट होता है। तो उसमें भी कई लोग बाहर चले जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, नहीं बूथ पर आ पाते। तो सीधी सी बात है, 6% कहा जाता है पासवान समाज है पूरे बिहार में, वो वोट बैंक चिराग पासवान के पास है। और 6% ना मान करके माने 4% भी उनके पास है, 2% इधर हो सकता है। तो वो 2% जो आएगा वो इनके साथ में आएगा। और जो पासवान समाज के लोग हैं, राजद में भी हैं, तो उनके साथ जुड़ेगा। लेकिन मजबूत उस तरीके से करे ना करे, लेकिन सिंबॉलिज्म की जो राजनीति है, बिल्कुल महागठबंधन को मजबूत करेंगे और बताने की, समझाने की कोशिश की जाएगी जनता को कि हमारे साथ इतने नेता हैं, इस समाज के नेता हैं, इस समाज का हमें वोट मिलना चाहिए। पासवान समाज के वोट को भी साधने की बड़ी कोशिश होगी। बिल्कुल। लेकिन अभी सीट्स पर बात नहीं बनी है। पशुपति कुमार पारस को भी जो है सम्मानजनक सीट देने की बात हो रही है। 3 से 5 सीट जो है कहा जा रहा है कि मिलेगा, क्योंकि
जिसकी हैसियत हो, जितना पावर हो, वोट बैंक हो, उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता है। अभी अगर बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अब इनके पास एक विधायक नहीं है नहीं है। और एक सांसद भी नहीं है, तो इनका पावर होल्ड क्या है, बिल्कुल इनके पास क्या है? कुछ नहीं। तो बस जो आप वोट बैंक की बात करेंगे, हमारे पास इतना वोट बैंक, हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तैयारी कर रहे हैं, यही सब दिखा और करके सिर्फ आप एक ही समाज को अपने साथ जो है साधने की कोशिश करते हैं, और अलग जात में इनकी कोई खास पकड़ है नहीं। जो पर्टिकुलर एक पासवान समाज है उसी को ये ध्यान में रखकर अपनी जो है राजनीति वो करते हैं। तो ये आने वाले टाइम में 3 से 5 सीटों पर ये भी जो है वो राजी हो जाएंगे। इनको दिया जाएगा लगभग लगभग जो कहा जा रहा है, जो खबरें हैं, जो इनपुट्स हैं सूत्रों के हवाले से हो, या फिर उनको भी लग रहा है कि 3 से 5 सीट दिया जाएगा। उनको दिया एक तो जाएगा। खुद लड़ेंगे, एक चाचा, एक वो अपने भतीजा के लिए प्रिंस पासवान के लिए, एक उनके अपने बेटे बेटे के लिए भी, यशराज हाँ। के लिए 3 सीट तो ऐसे ही चला गया। ऐसे ही चला गया। अगर 2 और मिलता है तो कोई किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, लेकिन 3 सीट तो लगभग लगभग माना जा वो रहा है कि तय है। उनके तय है, जो परिवार में ही जाएगा। वो आपसी परिवार में पहले 3 सीट हाँ। बटेगा, उसके बाद फिर 2। फिर क्योंकि राजनीति तो देखिए हर कोई चाहता है कि अपने परिवार से शुरू हो। भले परिवारवाद का लोग मुखर होकर के बयान देते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन मौका मिलते साथ सबसे पहले परिवारवाद बिल्कुल, भी और रामविलास शुरुआत पासवान जी करते ने भी हैं। हमेशा पहले अपने ही परिवार को जो है वो बुलंद किया हाँ, है। अपना भाई भतीजा सबको भतीजा, उन्होंने सब बढ़ाया, लोग, सब जितने लोग। भाई थे सबको सांसद बना दिए, सब जितने लोग। भतीजा थे सबको राजनीति में और ला दिया उनके उन्होंने। रहते परिवार में भी एकजुटता थी। उनके जाने के बाद ये तमाम जो पारिवारिक जो है वो कलह शुरू हुई बिल्कुल है। जो रसाकसी है वो शुरुआत हुई। अब चाचा भतीजे का विवाद, तो ये तो बात हुई पशुपति कुमार पारस की। अब एक और बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, JMM के जो सूत्रधार थे शिबू सोरेन जी, उनका निधन हुआ। और लालू प्रसाद यादव ने भी जो है वो शोक व्यक्त किया। तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचे कुछ दिनों पहले वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए। जो है उनके बेटे हेमंत सोरेन अब पटना आए और इससे वोटर अधिकार यात्रा को एक बड़ी मजबूती भी मिली। इसके पहले भी झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस, JMM और RJD, ये तीनों पार्टियों ने एक साथ गोलबंद होकर लड़ा था, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे। तो अब JMM की जो एंट्री है उस पर अब लगभग जो क्लियर स्टैंड है वो लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन की एंट्री लगभग महागठबंधन में तय है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि 12 से 15 सीट जो है वो उनके तरफ से कहा जा रहा है। इसमें कहाँ तक ज़मीनी हकीकत क्या है इसकी? देखिए, मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि सीट मांगने का हक सबको है। इससे कोई ये हक किसी से छीन नहीं सकता है। अगर आप भी पार्टी बनाएंगी तो आप भी किसी के साथ गठबंधन करेंगे तो आप कहेंगे कि मुझे इतना सीट चाहिए। हो सकता है कि आपका वो हैसियत ना हो, आपका वोट बैंक उतना ना हो, विधानसभा में तैयारियां ना हो, लेकिन आप कहेंगे मुझे इतना सीट चाहिए। वो हर कोई करता है, हर कोई कह रहा है, लेकिन कितना सीट मिलेगा जब सब कोई मिल बैठकर बात करेंगे, 1 to 1 बात होगा। उस जिस विधानसभा सीट को वो कहेंगे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर किसकी पकड़ है, क्या वोट बैंक है, सब कुछ बात होगा, उसके बाद निर्णय होगा वहाँ पर। तो वही बात है, 12 सीट 15 सीट की डिमांड करे, डिमांड पूरा तभी होगा जब वहाँ पर उनकी मजबूती दिखेगी। लेकिन JMM जब बिहार में एंट्री हो गई, मतलब आधिकारिक तौर पर अभी वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, लगभग तय माना जा पशुपति रहा पारस है। की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जल्दी एंट्री होने वाली है। और ऐसे में जब एंट्री हो जाएगी आधिकारिक तौर पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव हो, तमाम जो नेता वो बात इसकी करेंगे, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी जल्दी ही। क्योंकि आपने देखा होगा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, मतलब माफ कीजिएगा हेमंत सोरेन, हाँ। लालू प्रसाद यादव से मिले थे, बिल्कुल, उनसे उनके आशीर्वाद आवाज पे लिया गए, था, उनसे तेजस्वी आशीर्वाद यादव से भी लिया, हाँ। मिले थे। और जब वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था तो ये लोग भी, तेजस्वी यादव भी पहुंचे, तो तब साफ हो गया है कि जो बॉर्डर इलाका है बिहार का, जो झारखंड से सटता इलाका है, जो आदिवासी बहुल बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग 5 से 7 ऐसे सीट है जहाँ पर उनको जगह दी जा सकती है। सीट वहाँ पर विधानसभा सीट में उनको लड़ाया जा सकता है। आदिवासी समाज को जो है वो साधने का जो कोशिश की जाती है। क्योंकि राजद भी झारखंड में चुनाव लड़ता है और इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ता है और सीट्स जीती भी हैं, जीतता है, तो मंत्री भी वहाँ पर है। ऐसे में तो JMM को भी बिहार में सीट मिलेंगी और आधिकारिक तौर पर घोषणा होने पर देरी है। उसके बाद उनका भी 3 से 5 सीट उनको भी लगभग मिलना है, जो बॉर्डर इलाके हैं, जो बॉर्डर शेयर करता है बिहार और झारखंड का, तो वहाँ पर उनकी मजबूत पकड़ है।
और कई लोग हैं जो कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको टिकट दिया जा सकता है। तो हम ये कह तय माना सकते जा हैं रहा है। कि जेएमएम के आने से महागठबंधन में जो आदिवासी समाज का जो जातीय समीकरण है उसमें ये सक्सेसफुल होंगे बिल्कुल। और उस जातीय समीकरण को ये साध लेंगे। जी। साध लेंगे, हाँ। ये तो लगभग तय माना तय जा है। रहा है कि जो आदिवासी समाज है, आदिवासी बहुल क्षेत्र जमुई हो या फिर इधर लखीसराय का लखीसराय, इलाका हाँ, हो या फिर हाँ। भागलपुर का क्षेत्र हो या जो फिर जो अलग अलग। झारखंड से सटे हाँ, जो एरिया झारखंड है, का जो हाँ, बॉर्डर इलाका, बिहार हाँ। का जो बॉर्डर इलाका, दोनों बॉर्डर शेयर करता है, तो उस इलाके में वहाँ पकड़ है। और फिर जब वहाँ उनको टिकट दिया जाएगा तो जो महागठबंधन का कोर वोट बैंक है उनको भी उनका साथ मिलेगा। तो अच्छा, वहाँ पर आरजेडी के अलावा कांग्रेस के साथ भी इनकी अच्छी पैठ है। आप जेएमएम को कह सकते हैं कि झारखंड में कांग्रेस के साथ काफी मजबूती के साथ खड़े थे। तो ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों के साथ इनके जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अच्छे हैं। बिल्कुल। तो लगभग अब हम ये मान लें कि हेमंत सोरेन की एंट्री भी जो है वो इंडिया गठबंधन में जल्दी ही औपचारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। बस घोषणा होने का देर है। जैसे घोषणा होता है औपचारिक तौर पर महागठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। तो उनको भी एक सम्मानजनक सीट जो है जी वो दी जाएगी जी। इसमें। तो चलिए, और आखिरी में बस आपसे हम ये जानना चाहेंगे विशाल, कि जिस तरह से आपने कहा कि लगभग एक जो सिंबल्स है पार्टी के उसको भी जोड़ने की कोशिश और दिखाने की कोशिश है कि भाई इंडिया गठबंधन किसी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे मल्ला हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पासवान समाज हो, चाहे भाकपा माले के जरिए जो गरीब पिछड़ा वर्ग हो, सभी जातियों की को जो है साधने की कोशिश इन तमाम पार्टियों के जरिए इंडिया गठबंधन करेगी। तो अब आपसे मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है विशाल, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप इंडिया गठबंधन को कितने मजबूत तरीके से आप देखते हैं, और उनका जो एक परसेप्शन है कि भाई महागठबंधन इस बार कांटे की टक्कर जो है वो एनडीए को देने वाली है। क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, आप जनता के बीच जाते हैं, आप सभी नेताओं से भी आप जो है वो जुड़े हैं, तो इसमें जो है वो आप क्या कहेंगे कि क्या सही में इस बार महागठबंधन बहुत मजबूत है और एनडीए को टक्कर देने के लिए तैयार है? ये महागठबंधन इस बार ही नहीं, 2020 में भी मजबूत था। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सीट्स आए थे और जो डिफरेंस था वोट का, बिल्कुल बहुत कम वोटों का अंतर था। था। 12,000 मात्र था जो महागठबंधन। तेजस्वी यादव खुद बार बार कहते हैं कि 12,000 का डिफरेंस था। नहीं अच्छा, तो मुकेश सहनी भी ये कहते हैं कि 2020 में अगर तेजस्वी यादव के साथ हम होते तो हम उनको सीएम बना दिए होते। हाँ, तो इस बार तो वो भी साथ हैं। वो इस बार साथ हैं। तो हाँ। ये प्लस पॉइंट इस बार है। और इस बार देखिए हर कोई मजबूती से मैदान में उतरा है और तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर भी रहा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी इस बार बिहार में एक्टिव हैं। बिल्कुल। 2020 के विधानसभा चुनाव हमें ये देखने को नहीं मिला था कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव हर हेलीकॉप्टर, मतलब तेजस्वी यादव विधानसभा जा रहे हैं, साथ में मुकेश, मतलब अकेले वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। बिल्कुल, हाँ, इस बार तो हाँ, 243 विधानसभा अकेले घूम रहे उन्होंने थे, घूमा हर है। जगह प्रचार किया था। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी है। ये महागठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है। अच्छी बात है कि महागठबंधन मजबूत हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी की जो पकड़ है कि एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर अंतिम आदमी तक वो बंदा पहुंच जाता है। बिल्कुल, वो गाड़ी से उतरे और एक बार तो हमने देखा कि भाई तालाब में उतर गए जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, जो मखाना की खेती करने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो राहुल गांधी की जो अपनी एक पकड़ है, ये उनको बहुत पॉपुलर बना गया इस बार। वोटर अधिकार यात्रा तो ऑक्सीजन के रूप में तो काम कर ही गया। देखिए, हाँ। जो राष्ट्र स्तर के नेता हैं, जब वो जमीन पर उतरते हैं, जब जनता के बीच जाते हैं, जनता को वो समझने की कोशिश करते हैं, तो जनता को वो अच्छा लगता है कि चलो मेरे साथ ये कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो एक अपनापन सा लगता है। मखाना की जो खेती करते हैं, जो तालाब में उतर गए, राहुल गांधी के बारे में कभी सोचे भी नहीं कि वो मेरे पास आएंगे। हाँ, वो या फिर प्रधानमंत्री मोदी उनके पास चले जाए, हाँ। एलओपी या फिर लीडर अपोजिशन राहुल गांधी उनके पास चले, उनके लिए बड़ी बात है। तो दैट्स द रीज़न कि उनको लगता है कि कोई अपना हमारे पास आकर के हमारे दर्द को समझने की कोशिश कर रहा है, हम अपना दर्द बता रहे हैं। तो एक जो पूरा इंटायर जो सोसाइटी है, उस वर्ग है, वो एक कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और मुझे तो लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा इस समय महागठबंधन को वो मजबूती दे गया कि अब जो है कहीं ना कहीं से जनता के मन में भी ये है कि भाई इस बार महागठबंधन भी पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल।
20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और नीतीश कुमार के बारे में जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है या फिर उनके जो बुजुर्ग अवस्था हो गया है, ये जो तमाम सारी बातें चल रही है, तो कहीं ना कहीं जनता में ये मैसेज जा रहा है कि अब हो सकता है मुख्यमंत्री रहे ना रहे, क्योंकि भाजपा के नेताओं का जो बीच बीच में बयान आता रहता है, अमित शाह का बीच में बयान आया था, नेतृत्व करता तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। तो यही असमंजस की स्थिति जनता में भ्रम पैदा करता है। इनके तरफ से क्लियर है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ही सीएम का जो फेस है वो होंगे। तो चलिए, धन्यवाद विशाल, और शीघ्र ही बहुत जल्दी आपसे फिर बात करेंगे जब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा और किसको कितनी सीटें मिली हैं ये भी हमारे सामने आ जाएंगी। तो हम आज बात कर रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और तमाम कई बड़ी पार्टियों के आने से क्या इंडिया गठबंधन इस बार जातीय समीकरण को साध पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।